उक्त भारतीय विद्वानों के बारे में जानकारी थी। इसके अतिरिक्त कई मुस्लिम संत भी बुखारा और समरकंद से भारत आए। बुखारा से आए शायर अकबर के दरबार में भी रहे और भारत में सूफीवाद का प्रादुर्भाव मुख्य रूप से उज्बेकिस्तान से ही हुआ। उज्बेकिस्तान के शहर बुखारा व समरकंद सूफीवाद के महान केंद्र थे और इतिहास में गहरी जड़ें जमाए हुए तमाम महान शासक जैसे कि नसीम, मसफी, महरम, मुशाबिर और शौकत ने भारतीय काव्य शैली को मध्य एशिया में प्रचलित किया। अपने मध्य एशियाई मूल के प्रति सजग मुगल शासकों ने मध्य एशिया के कई लोगों, खासकर नक्शबंदी सिलसिले के सूफी संतों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए रखे। नक्शबंदी सिलसिला भारत में ख्वाजा बाकी बिल्लाह द्वारा शुरू किया गया था। इस नक्शबंदी सिलसिले का प्रादुर्भाव बुखारा, उज्बेकिस्तान से ही माना जाता है। भारत में मुगल शासन और मध्य एशिया के उज्बेकों की राजधानी और सामाजिक प्रणाली में समानता देखने को मिलती है। भारत में मुगल शासन की नींव रखने वाले बाबर का जन्म उज्बेकिस्तान की फरगना घाटी में ही हुआ था और वह तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। उसने अपनी पुस्तक बाबरनामा में अपनी मातृभूमि फरगना और वहां उसके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। बाबर का बेटा हुमायूं भी अपने पिता की भांति स्वयं को मध्य एशियाई ही मानता रहा और मुगल मध्य एशिया से आए थे और भारत में बसने व राज करने के बावजूद मुगल बादशाह समरकंद को ही अपना घर मानते रहे। मुगल भारत में अपने साथ मध्य एशिया का केवल प्रशासनिक, राजनीतिक और सैन्य प्रभाव ही नहीं लाए थे, बल्कि वे अपने साथ मध्य एशिया की चित्रकला, वास्तुकला और शायरी भी लाए थे। भारत में सल्तनत शासन की शुरुआत के साथ ही दिल्ली के तुर्क सुल्तानों द्वारा बनाए गए भवनों का वास्तुशिल्प उज्बेक वास्तुकला के पैटर्न पर आधारित रहा। पश्चिमी मध्य एशिया या विशिष्ट तौर पर उज्बेकिस्तान में निर्मित मीनारों, गुंबदों, मेहराबों के निर्माण में जिस वास्तुकला का प्रयोग किया जाता था, उसी को आधार बना यहाँ भारतीय भवनों का भी निर्माण किया जाने लगा। खासकर समरकंद, बुखारा, फरगना, ताशकंद इत्यादि स्थलों में निर्मित भवनों की दीवारों पर फूल पत्तों को उकेरना आदि जैसी वास्तुकला का प्रभाव इस काल में निर्मित हुए भारतीय भवनों में स्पष्टतः दिखता है। भारत में कुतुब मीनार की अवधारणा बुखारा में बनी कलान मस्जिद की मीनार पर आधारित थी। दिल्ली का आलाई दरवाजा भी इंडो उज्बेक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है जो बुखारा में बने मकबरों की याद दिलाता है। गौरतलब है कि विश्व के 7 अचंभों की सूची में शामिल आगरा के ताजमहल और समरकंद स्थित तैमूर लंग के मकबरे में प्रत्यक्ष तौर पर समानता देखने को मिलती है। बाबर ने अपने संस्मरण में लिखा है कि हिंदुस्तान, अजरबैजान और अन्य कई देशों के करीब 200 राजमिस्त्रियों ने समरकंद में तैमूर बेग की मस्जिद के निर्माण में भाग लिया था। जब बाबर भारत आया तो वह अपने साथ कई राजमिस्त्रियों को लेकर आया था, जिनमें समरकंद और बुखारा में काम कर चुके भारतीय भी शामिल थे। राजनीति व धर्म के अतिरिक्त व्यापार एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक रहा जिसने दोनों क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चीन, यूरोप और भारत को आपस में जोड़ने वाला रेशम मार्ग मध्य एशिया से होकर गुजरता था। उज्बेकिस्तान के कई शहर इस रेशम मार्ग पर स्थित थे। इन शहरों में भारतीय बस गए थे तथा वे अपना जीवन यहीं यापन कर रहे थे। वहां सैकड़ों बौद्ध मठ और स्तूप थे जिनका वास्तुशिल्प भारत से प्रेरित था और इस मार्ग पर स्थित इन शहरों से संस्कृत, प्राकृत और स्थानीय भाषाओं में लिखा हुआ ऐसा बौद्ध साहित्य मिलता है जिनकी लिपि मुख्य रूप से भारतीय, खरोष्टी और ब्राह्मी है। प्राचीन व्यापार मार्ग उत्तर पथ उज्बेकिस्तान से होकर गुजरता था, जिसमें उज्बेकिस्तान के फरगना, बुखारा जैसे शहर शामिल थे। इन व्यापारिक संबंधों के कारण भारत और उज्बेकिस्तान के बीच लोगों की आवाजाही भी मध्यकाल में बढ़ गई और लोगों की इस लगातार आवाजाही ने ही परस्पर सांस्कृतिक संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्यापारी मुख्य तौर पर नील का व्यापार करते थे। विभिन्न किस्म की चीनी का भी व्यापार किया जाता था और इसके अतिरिक्त केसर, खाद्य तेल, शहद, लाल मिर्च का भी गिलगिट मार्ग से उज्बेकिस्तान में व्यापार किया जाता था। रिकॉर्ड से पता चला है कि उज्बेकिस्तान में कश्मीरी शॉल की भारी मांग थी, जिसे केवल स्टेटस सिंबल की तरह ही उपयोग में नहीं लाया जाता था बल्कि बहुमूल्य निजी संपत्ति भी समझा जाता था। यहाँ तक कि नक्शबंदी ख्वाजा को सुपुर्दे खाक करते समय उनके मृत शरीर पर कश्मीरी शॉल ही डाली गई थी। आईने अकबरी में मध्य एशिया से नियमित तौर पर घोड़ों का आयात किए जाने की बात कही गई है। बर्नियर के अनुसार अकेले उज्बेकिस्तान से ही वर्ष भर में करीब 25,000 घोड़े भारत भेजे जाते थे। समरकंदी खरबूजे और अंगूर मुगल काल में कुलीन वर्ग के पसंदीदा व्यंजनों में से एक थे। भारतीय व्यापारी जैसे कि कश्मीरी, पेशावरी, शिखरपुरी और पंजाबी
उज़्बेकिस्तान के समरकंद, बुखारा और फरगना जैसी जगहों पर बड़ी संख्या में मौजूद थे। अंत में अपने इस प्रपत्र का अंत करते समय निष्कर्षतः मैं ये कहना चाहूंगी कि आज भी इन दोनों क्षेत्रों के इतिहास, संस्कृति, समाज, राजनीति, धर्म और जीवन दर्शन एक दूसरे की अमिट छाप देखने को मिलती है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि इस परस्पर साझेदारी के अभाव में भारत और मध्य एशिया का वर्तमान स्वरूप निश्चित तौर पर भिन्न होता। भारत का वर्तमान स्वरूप मध्य एशिया से आत्मसात किए गए तत्वों के कारण ऐसा है और यही बात उज़्बेकिस्तान के लिए भी सत्य है। मध्य एशिया और भारत दोनों की संस्कृतियां परस्पर आदान प्रदान से उत्तरोत्तर समृद्ध होती चली गईं। दुर्भाग्यवश ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने इस ऐतिहासिक संपर्क को कुछ हद तक प्रभावित किया, किंतु दोनों ही देशों के बीच सांस्कृतिक विरासत के प्रति परस्पर अनुराग की भावना सदा की भांति आज भी विद्यमान है और इसी अनुराग का दोनों संस्कृतियों के विभिन्न पहलुओं जैसे कि भाषा व साहित्य, विज्ञान, अध्यात्म, ज्ञान, परंपराओं इत्यादि को प्रस्तुत एवं लोकप्रिय बनाने में उपयोग किया जाना चाहिए। मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए, इतना समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।